मैं डॉक्टर रामा यादव, कल्याण कॉलेज भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मैं आज आपसे अस्तित्ववाद के संदर्भ में अपने विचार शेयर करना चाहता हूं। अस्तित्ववाद पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अस्तित्ववाद वास्तव में कोई बात नहीं है, बल्कि एक दृष्टिकोण है। दृष्टिकोण और बाद में एक मौलिक भेद मेरी समझ से ऐसा है कि यदि किसी बात का खंडन होता है तो बात की सार्थकता या महत्व समाप्त होने का भय बना रहता है, जबकि दृष्टिकोण का खंडन होने से मात्र यथेष्ट या अयथेष्ट, उचित या अनुचित का भेद ही समाप्त होता है। जैसे मान लीजिए किसी विक्षोभ से वर्षा हो जाए, जल की प्राप्ति हो, शीतलता का अनुभव हो, पौधों को पानी मिल जाए, तो विक्षोभ मानसून नहीं हो सकता। मानसून में और विक्षोभ में अंतर है। जैसे अद्वैतवाद है। अब अद्वैतवाद पर बहुत से विचारक अपने विचार रखे हैं। यदि किसी विचारक के विचार का खंडन होता है तो अस्तित्ववाद का खंडन नहीं हुआ। अस्तित्ववाद अपनी सार्थकता रखता है। राम विचारधारा है, राम विचारधारा पर जो है तुलसी के अलग दृष्टिकोण हैं, वाल्मीकि के अलग दृष्टिकोण हैं, अन्य अन्य विद्वानों का अलग दृष्टिकोण है। मैथिली शरण गुप्त ने अलग अपना दृष्टिकोण रखा। इस प्रकार से देखा जाता है कोई दृष्टिकोण के समाप्त होने से राम विचारधारा खंडित नहीं होती है, केवल वह दृष्टिकोण खंडित होता है। मैं बात करता हूं अब उस पर कि अस्तित्ववाद के लिए जो है उसकी वैचारिक पृष्ठभूमि क्या है। निश्चित रूप से समस्याओं के प्रति चिंता और वर्तमान परिवेश में उत्सुकता दोनों चीजें हैं। और अन्य जो अस्तित्ववाद के पहले की जो बात है, वो प्रकृतिवाद हो या प्रयोजनवाद हो या आदर्शवाद हो, उसके प्रति लोगों में विक्षोभ, लोगों में असंतोष वर्तमान परिस्थितियों में है, उसका भी अस्तित्ववाद का होने में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी प्रतिवाद की जो बात बनती है, पूर्व के जितने भी वाद हैं उनके प्रतिवाद स्वरूप उनके विरुद्ध में जो है जो लोगों के अंदर धारणा बनी, उसको अस्तित्ववाद का नाम दे दिया गया। एक और बात बनती है कि बुद्धिवादिता के साथ साथ वैज्ञानिकता जब बहुत हावी हो जाती है, या ये कहें कि अति वैज्ञानिकता की जब बात आती है, तो उसके विरुद्ध भी जो है मानवीय पक्ष कमजोर होता है। मानवता की तरफ लोगों का दृष्टिकोण सापेक्षिक दृष्टिकोण से उस पर मानवीय गुणों के प्रति लोग जो है कम सचेष्ट होते हैं। ये भी एक कारण है अस्तित्ववाद के होने का। एक बात बनती है कि मनुष्य के कुछ गुणों को जान लेना मनुष्य को जानना नहीं होता है। हम यदि किसी व्यक्ति के कुछ विशेषताओं को जान लें या कुछ उसके गुणों को जान लें तो उस व्यक्ति को हम नहीं जान गए। मनुष्य अपने आप में बहुत बड़ा व्यापक है और मनुष्य को समझना बड़ा व्यापकता है। इसी प्रकार देखा जाए तो संपूर्ण के दृष्टिकोण का विरोध भी करता है, इसके लिए पृष्ठभूमि का काम किया। संपूर्ण से मतलब यह बात का है कि जैसे अनुभूतियां हैं, अब अनुभूति को संपूर्ण नाम नहीं दे सकते, इसलिए कि अनुभूति जो है परिस्थिति जन्य होती है और व्यक्ति और व्यक्ति के स्थान के आधार पर जो अनुभूतियों में अंतर पाया जाता है। यह भी एक कारण है इसका। दूसरी बात बनती है स्वतंत्रता एवं उत्तरदायित्व की। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति, हर मानव अपने स्वतंत्रता के प्रति सचेष्ट आज के डेट में है और वह जो है अपने उत्तरदायित्व के प्रति सजग है। तो कहीं ना कहीं जो है मान लेना, जान लेने में और स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व में अंतर आ रहा है। आधुनिक मानव जो होता है वह अत्यधिक भय, आक्रोश, चिंता, असंतोष
निराशा के युग से गुजर रहा है। यह भी अस्तित्ववादी दृष्टिकोण आने का एक बहुत बड़ा कारक बना है। एक तरह से कहें तो हाइडेकर महोदय ने तो मृत्यु तक को, बोध को उन्होंने जो है बहुत महत्व दे दिया। मृत्यु के प्रति उनका दृष्टिकोण है कि मृत्यु जो है अनिश्चित भविष्य है। इस प्रकार से देखें तो एक बात बनती है कि अस्तित्ववाद में अस्तित्व भाव से पहले क्या है, जैसे भाव, एसेंस, अस्तित्व, एग्जिस्ट। अब एक सिंपल सी बात बनती है कि मेज और घट का अक्सर एग्जाम्पल मिलता है पुस्तकों में। मेज और घट का अस्तित्व देखा जाए तो उसके निर्माणकर्ता के मन में भाव पहले होगा, उसके बाद उसका अस्तित्व है। वहीं अस्तित्ववादी इस बात को मानता है कि ऐसा नहीं है, विचार के पहले, मेज और घट के विचार के पहले उस लकड़ी का या पेड़ का या मिट्टी का अस्तित्व था। तो यह अस्तित्व जो है केवल रूप परिवर्तन है, स्वरूप में परिवर्तन है उसका। एसेंस और अस्तित्व के दृष्टिकोण में इस प्रकार की बातें सामने आती हैं। अस्तित्ववाद की विशेषताएं कुछ हैं, जैसे मनुष्य का महत्व। सबसे बड़ी बात है कि जब से वैज्ञानिकता की बात अभी हमने किया, औद्योगिकरण हुआ, मशीनीकरण हुआ, तो मानव जो है या मानव गुण जो है सेकेंडरी रूप में ऐसा सोचा अस्तित्ववादियों ने कि मानव का महत्व कम है, तो वह मानव को सेंटर में रह करके, केंद्र बिंदु में रह करके अस्तित्ववादी अपना विचार रखते हैं। साथ ही संकल्प की स्वतंत्रता में बाधा आती है। जो पीछे के जितने भी हमारे बाद की जो बातें करते हैं या धार्मिक जो आस्था है, उसमें कहीं न कहीं स्वतंत्र की संकल्पना बाधित हुई है, मानव किसी न किसी दूसरे के प्रभाव से है। तो वहाँ ये अस्तित्ववादी कहते हैं कि मानव अपने संकल्प के प्रति स्वतंत्र होना चाहिए। विश्वास का दर्शन है ये, मानव के अस्तित्व में, मानव के जीवन में, मानवीय गुणों में ही ये विश्वास करता है, उसके अतिरिक्त दूसरे में विश्वास नहीं रखता। मनुष्य की समीपता की बात करता है, यानी मनुष्य के जो मैक्सिमम गुण होते हैं, मनुष्य की मैक्सिमम जो जरूरतें होती हैं, मैक्सिमम जो है मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं, और मनुष्य के भावों के समीप की बात करता है ये। साथ ही बुद्धिवाद का विरोध, जैसे मैंने कहा कि जब बुद्धिवादी दृष्टिकोण बहुत अधिक चरम पर हो गए औद्योगिक जो है प्रगति के साथ, तो उस स्थिति में हुए कहीं न कहीं अस्तित्ववाद का दृष्टिकोण सामने आता है। और अस्तित्ववाद का उद्देश्य क्या है, इस पर सोचना होगा। अस्तित्ववाद का प्रयास है कि वह इस आशा में विश्वास करता है कि मनुष्य को यह अनुभव कराना कि दुनिया में जितने भी भौतिक या अभौतिक जो भी चीजें प्राप्त हो, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो है कोई तत्व है, कोई वस्तु है, कोई जीव है, तो मनुष्य है। तो मनुष्य की महत्वपूर्णता को स्थापित करने का प्रयास करना, सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना इसका उद्देश्य है। कोई भी जो है मानव ऐसा न हो जो अशिक्षित रहे। उदार शिक्षा व्यवस्था भी जो है इसका एक उद्देश्य है, और मानव को पूर्ण मानव बनाने का प्रयास भी एक उसका उद्देश्य में मान सकते हैं। दूसरा जो है, इसने रूढ़िवादी जो विचारधाराएं हैं, जो इसके पूर्व की विचारधाराएं हैं, उसको रूढ़िवादी विचारधारा ये का रूप देता है, मानता है, और उन विचारधाराओं का उन्मूलन भी इसका उद्देश्य रहा है। साथ ही इसने जो मानव के स्वतंत्र चेतना का विकास इसका प्रयास है। इस प्रयास के लिए उन्होंने कुछ अपने विचारधारा रखे हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से उसे हम पाठ्यक्रम या कार्यक्रम का रूप मान सकते हैं, पाठ्यक्रम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से संभव है। फर्स्ट बात ये कहते हैं कि लचीलापन होना चाहिए, पाठ्यक्रम रिजिड नहीं होना चाहिए, परंपरा पर या रूढ़िवाद पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के अनुकूल हो, व्यक्ति की क्षमता, व्यक्ति के माने आपकी व्यक्तिगत जो गुण होते हैं, व्यक्तिगत जो उनके जो है उनके अंदर बुद्धि
या विवेक की जो क्षमता होती है, जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, उस पर डिपेंड होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। हर व्यक्ति उसमें अपने अपने अनुसार अपने आप को प्रोग्रेस कर सके, डेवलप कर सके, वैसा होना चाहिए। व्यक्ति के प्रकृति पर बल देना चाहिए। दूसरा बात कहते हैं पाठ्यक्रम में कि प्रकृति जो होती है व्यक्ति का जो नेचर होता है, उस नेचर के अनुकूल होना चाहिए। तीसरी बातें करते हैं कि मानव के विकास को केंद्रित करके हो, वह दूसरी चीज़ों पर, आत्मा परमात्मा या जो और भी चीज़ें हैं उस पर को सेकेंडरी मानते हुए, तत्व ज्ञान को सेकेंडरी मानते हुए यह बात कहते हैं कि मानव के विकास पर ये केंद्रित होने चाहिए, जो भी हमारा पाठ्यक्रम हो। ये अगली बात करते हैं, इसमें दुखांत तत्व का होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा महात्मा बुद्ध ने अपने दुख के बारे में अपने विचार रखा, ये भी अपना विचार रखते हैं जो अस्तित्ववादी हैं कि निश्चित रूप से दुखांत भी होना चाहिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत। इससे क्या होता है कि मानव में सामाजिक गुणों का विकास होता है। आपने देखा रहीम की एक बात बनती है कि रहीमा विपदा हूं भली जो थोड़े दिन हो, हित अनहित या जगत में जान पर सबको। विपत्ति का जीवन में आमंत्रण भी होना चाहिए, क्योंकि विपत्ति का जीवन में आमंत्रण होने से जो मानवीय दृष्टिकोण है, मानवीय जो गुण होते हैं वो डेवलप होते हैं। और दूसरी बात है सामाजिक संबंधों का ज्ञान भी होता है। तो जो अस्तित्ववादी हैं वो दुखांत तत्व को विशेष रूप से शामिल करते हैं, पाठ्यक्रम में होना चाहिए। भौतिक संकट का बोध भी होना चाहिए व्यक्ति को। भौतिक संकट से मतलब है जैसे मान लीजिए अति प्राकृतिक दोहन, जैसे पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाना। एक तरह से कहा जाए तो धीरे धीरे हम जहां तक देख रहे हैं कि जब विज्ञान बहुत आगे बढ़ा है, विज्ञान की प्रगति बहुत हुई है, बुद्धिवादिता बहुत बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं एक बात बन रही है कि हम जो है पर्यावरण के प्रति, अपने आसपास के इन्वायरमेंट से हम जो है उतने उसके प्रति सचेत नहीं हैं जितना होना चाहिए। अस्तित्ववाद इस बात को भी रखता है कि भौतिक संकट का बोध मानव को कराया जाना चाहिए। बात बनती है शिक्षार्थी की। शिक्षार्थियों के प्रति भी उसने अपना दृष्टिकोण रखा है। शिक्षार्थी को संघर्षशील मानता है, चुनौतीपूर्ण होना चाहिए शिक्षार्थी को। हर आने वाली चुनौती को स्वीकार करे और चुनौती को स्वीकार करते हुए अपने आत्मज्ञान के लिए तत्पर रहे, सेल्फ नॉलेज के लिए जो है, स्व विकास के लिए जो है हमेशा वो तत्पर रहे, शिथिलता उसके अंदर न आए। साथ ही साथ एक बात और रखते हैं कि उनके विद्यार्थी के अंदर जो है वो स्वशासी के गुण भी पाया जाना चाहिए। उस पर किसी प्रकार का दूसरे नियंत्रण की जरूरत ना हो, वह स्वयं है स्वशासी रूप में अपने आप को एक्सेप्ट करे। साथ साथ इन्होंने शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये सुकराती विधि का ये समर्थन करते हैं। जिस किसी विधि के द्वारा या जिस किसी तरीके से वस्तुनिष्ठता का, ऑब्जेक्टिविटी का यदि को बढ़ावा मिलता है, या ऑब्जेक्टिविटी जिस के माध्यम से आती है, जिस किसी ज्ञान के जिस ढंग से या जिस सोर्स के माध्यम से, जिस विधि के माध्यम से। दूसरी बातें करते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्तिवादी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर व्यक्ति के लिए जो है कहीं जिस रूप में जिसका स्वभाव है, जो उसका बच्चे का अपनी क्षमता है, व्यक्ति जो इंडिविजुअलिटी उसकी है, विभिन्नता जो उसकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उसके अनुसार जो है उसको शिक्षित किया जाना चाहिए। किसी एक शिक्षा की विधि उपयुक्त नहीं है। साथ ही साथ एक धार्मिक थोड़ी सी बातों में आत्म प्रवंचना या समाज में जो भी आत्म प्रवंचना के गुण जो पाए जाते हैं उसका विरोध करता है अस्तित्ववाद। किसी प्रकार की भी शिक्षक के या छात्र के व्यवहार में आत्म प्रवंचना की बात नहीं आनी चाहिए। अब इसके लिए विद्यालय के स्वरूप को भी यदि हम देखें अस्तित्ववादियों के दृष्टिकोण से, तो विद्यालय का स्वरूप जो है स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए। विद्यालय में किसी प्रकार का जो है दबाव या किसी प्रकार के मान्यताएं, परंपराएं या अन्य जो चारों तरफ हमारे जो है सामाजिक बंधन या जिस तरह की बातें जो आती हैं उसे अलग मानते हैं। विद्यालय का वातावरण मानते हैं कि बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। दूसरा बात, विद्यालय तर्क विद्या का केंद्र होना चाहिए। तर्क विद्या की जब बात आती है तो निश्चित रूप से उसमें वाद विवाद या आपस में संवाद की भी बात होती है, और विद्यार्थी को भी अपने
शिक्षक जो अपनी बातों को तार्किक ढंग से रखे और छात्र भी अपने तर्कों द्वारा एक दूसरे से विचार विनिमय करें, तो उससे क्या होता है, जो उससे मैंने प्रत्यक्षीकरण होता है या जो ज्ञान बोध होता है सापेक्षिक दृष्टिकोण से परंपरागत या मानने से अच्छा होता है। विद्यालय में सामग्री साधन का भरपूर अवसर होना चाहिए और साथ ही साथ विद्यालय जो है सामग्री और साधन का तो अवसर दे ही, इन तीनों में समन्वय भी होना चाहिए, क्योंकि इस बात को मानता है कि सामग्री और साधन और बहुत से रिसोर्स होने के बाद भी यदि एक दूसरे में समन्वय नहीं है तो शिक्षार्थी का उतना उपयोग नहीं हो पाता है। मानव रिसोर्स को, मानव जो संसाधन को भी उतना उसका लाभ नहीं उठाया जा सकता है। जनतांत्रिक वातावरण की बात करता है अस्तित्ववाद। किसी भी प्रकार का जो है, सबके शिक्षार्थी हो या शिक्षक हो या अन्य जो रिसोर्स काम करते हैं, वो सारे संसाधन जो है जनतांत्रिक वातावरण में काम करना चाहिए। उसको जो है एक दूसरे पर किसी प्रकार का विचारों को जो थोपने का जो प्रयास है, ये प्रयास नहीं होना चाहिए, ऐसा अस्तित्ववादियों का मानना है। साथ ही साथ जैसे मान लीजिए छात्र संगठन को भी एक्सेप्ट करता है वो, और छात्र संगठन सहयोगी होना चाहिए। वह शिक्षकों के साथ और छात्रों के साथ मिलकर के बनना चाहिए, और वह हमारे विद्यालय के या किसी भी विद्यालय का जो जितना रिसोर्स है वो छात्र हित में कितना उपयोग हो सकता है, वह मिलजुल के तय होना चाहिए। इस प्रकार से है अस्तित्ववाद शिक्षक के बारे में भी अपनी धारणा रखता है। उसका मानना है कि शिक्षक जो है अच्छा निर्देशक होना चाहिए, परामर्श देने वाला होना चाहिए और फैसिलिटेटर, सुविधादायक है। शिक्षक गुरु की महिमा और तरह तरह के जो महिमा की बातें हैं उस पर अस्तित्ववाद बहुत महत्व नहीं करता। वो कहता है कि एक फैसिलिटेटर या परामर्श देने वाला, निर्देश देने वाला शिक्षक होना चाहिए। अगली बात कह रहा है कि वह पाठ्य वस्तु का ज्ञाता हो। जिस किसी विषय का यदि वह अध्यापन कर रहा है, जिस विषय, तो उस विषय का उसके पास प्रवीणता होनी चाहिए, उस विषय में उनकी कुशलता होनी चाहिए। अगली बात रखता है कि अध्यापक के अंदर मौलिकता और सृजनशीलता के प्रति प्रोत्साहित भाव रखना चाहिए, स्वयं द्वारा भी और छात्र में भी। छात्र भी सृजनशील है तो उसे हर तरह से उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और स्वयं में इन विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगली बात शिक्षक के लिए कहता है कि उदार एवं प्रजातांत्रिक हो। यदि हम बच्चे के प्रति, शिक्षार्थी के प्रति उदार भाव नहीं रखते हैं, व्यक्ति मानवता में हमारा विश्वास नहीं है, उदारता नहीं मानवता के प्रति, तो शिक्षक के लिए अच्छा नहीं मानता अस्तित्ववाद। साथ ही साथ ये कह रहा है कि हमारे अंदर शिक्षक को जो है बहुत अधिक मात्रा का कोई वस्तु तो है नहीं, बहुत विश्वास होना चाहिए प्रजातंत्र के गुणों में। वो किसी भी प्रकार का इस बात का रखता हो कि हमारे किसी व्यवहार से किसी भी दूसरे व्यक्ति के, दूसरे बालक के भी उसके प्रजातांत्रिक या स्वतंत्रता गुणों में किसी प्रकार की बाधा न हो, ऐसा करता है। वह एक और बात कहता है कि शिक्षक को हमेशा सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय होने से उसका अभिप्राय यह है कि उसे हमेशा स्फूर्त जीवन जीने के साथ और कुछ करने के लिए, बच्चों को कुछ देने के लिए, बच्चों में भी मैक्सिमम जो है सक्रियता लाने के लिए स्वयं को उसको सक्रिय होना पड़ता है, और वह जो है छात्रों के विचारों को भी सहज भाव में स्वीकृति प्रदान करे। साथ ही साथ तो जो शिक्षक जो है स्वयं का अस्तित्व के प्रति भी सजग रहे। जैसे आप देखते हैं कि आप अभी वर्तमान वातावरण में यदि कॉलेज या संस्थाएं संचालित करने में, प्रत्यक्ष शिक्षा की व्यवस्था को संचालित करने में यदि हम अवरोध पा रहे हैं, तो अभी शासन ने या हमारे जो भी सीनियर्स लोग हैं उनने ऐसा विश्वास माना गया कि समाज की ज़रूरत है बच्चों को शिक्षित करना, तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग आपके सामने आ रहे हैं। ज़रूरत है, आवश्यकता है। यदि हम इस काम को नहीं कर पाते हैं तो हमारी ज़रूरत क्या होगी?
तो शिक्षक को भी अपने अस्तित्व के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा रियल में अस्तित्व क्या है, हमारी ज़रूरत क्या है, हमारा महत्व क्या है, छात्र हित में, राष्ट्र हित में या समाज के हित में हमेशा शिक्षक को। तो इस प्रकार से ये उम्मीद करता है। आज मैं अस्तित्ववाद पर आपसे इतना विचार शेयर किया। धन्यवाद।